अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स की क्लास में फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और मज़ीद नेक्स्ट उसके फीचर्स देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अल्कीन्स के मेथड्स पढ़े थे कि किन किन वेज से हम इन्हें जनरली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने 5 मेथड्स स्टडी किए थे इन डिटेल और प्रैक्टिस की थी डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ कि आप अल्कीन्स कैसे बना सकते हैं। अब मज़ीद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी फ़िज़िकल स्टेट के हवाले से कि इसमें फर्स्ट 3 जो मेंबर्स होते हैं अल्कीन्स की क्लास के, जिसमें इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन आ जाते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। अब यानी कार्बन आपके पास 2, कार्बन 3 और कार्बन 4। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन 5 से लेकर कार्बन 15 तक जो अल्कीन्स के मेंबर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और अगर कार्बन 15 से हायर मेंबर्स को ले लें तो वो सब सॉलिड्स कहलाते हैं। तो ये इनकी फिजिकल फीचर्स हैं फिजिकल स्टेट के हवाले से। नेक्स्ट जो हम फिजिकल प्रॉपर्टी में देखेंगे वो है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि अगर कोई चीज़ पोलर है तो पोलर में हल होगी, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में हल होगी, और अगर कोई चीज़ थोड़ी वीकली पोलर है तो वो कुछ हद तक लेस पोलर सब्सटेंसेस में हल होने की सलाहियत रखती है। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल। तो ये हाईली पोलर नहीं होते, इसीलिए ये आपके पास वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि अल्कोहल्स में ये सॉल्युबल होते हैं कुछ हद तक, क्योंकि अल्कोहल्स भी आपके पास कुछ वीकली पोलर हैं, तो ये भी जो हैं वीकली पोलर हैं। तो ये इनके अंदर एक फीचर है सॉल्युबिलिटी का। तीसरी अहम बात कि इनकी एरोमा की बात की जाए तो दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है इनकी, और बर्निंग के लिहाज से ल्यूमिनस फ्लेम ये देते हैं, ब्राइट किस्म का चमकदार फ्लेम जो है, वाज़े फ्लेम होता है अल्कीन्स का जब वो बर्न करते हैं। फोर्थ फीचर, अनलाइक अल्केन्स दे शो वीकली पोलर प्रॉपर्टीज। अल्केन्स तो होते ही नॉन पोलर है ना, तो वो आपके पास हल नहीं होते पोलर सब्सटेंसेस में, जबकि जो अल्कीन्स हैं ये वीकली पोलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, और उसकी वजह इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन का होना है, क्योंकि ये क्लास डबल बॉन्डेड होती है, और डबल बॉन्डेड क्लास में आपके पास जो एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज वीकली ये पोलर हैं, जो अल्केन्स के पास नहीं होती। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अब हम जो देखेंगे वो है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि रिएक्टिविटी कैसी होती है इनकी। हमने अल्केन्स में भी ऐसे ही फिजिकल फीचर्स में के बाद रिएक्टिविटी को स्टडी किया था, इसी तरह अल्कीन्स की क्लास में भी अब रिएक्टिविटी देखेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स के अंदर रिएक्टिविटी का मयार ही उसके अंदर मौजूद खास किस्म का बॉन्ड है, दैट इज पाई बॉन्ड। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या है, चैप्टर 7 के अंदर हमने इन डिटेल देखा कि पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो वंस अगेन इसको देखते हैं। पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड दरअसल इट इज फॉर्म बाय द साइड वेज ओवरलैप ऑफ पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। जब भी किसी एटम का पी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होगा और वो साइड वे ओवरलैप करेगा, पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेगा, तो जो बॉन्ड डेवलप होता है उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। In the formation of pi bond, the partially filled p orbitals overlap in a parallel fashion, and the probability of finding the electron is thus away from the line joining the two nuclei. यही वजह है कि हमारे पास जब ये पैरेलल ओवरलैप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो आपके मेन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई से या तो अबव द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी, यानी ऑन एक्सिस इट इज जीरो, इट इज आइदर अबव द एक्सिस और बिलो द एक्सिस। तो उससे क्या होता है, ड्यू टू दिस रीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लेस फैमिली हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो वो न्यूक्लियाई का उस पर इतना अच्छा होल्ड नहीं होता। इन वन सेंस वी कैन से कि एक न्यूक्लियस के ये होल्ड में होता है। तो अगर आप सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में फॉल करता है, तो दोनों का होल्ड बहुत टाइट होता है, उस पर ग्रिप होती है, इसलिए वो स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप पाई के हवाले से बात करें तो उसका होल्ड एक न्यूक्लियाई का होल्ड पाई बॉन्ड में
फोकस कम है बनस्पत सिग्मा के, क्योंकि पाई बॉन्ड इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियाई, अगर हम सिंगल सिंगल एटम्स की बात करें। तो इसीलिए पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूज होते हैं, वो टाइटली हेल्ड नहीं होते। और यही आपके पास वजह बनती है इनकी रिएक्टिविटी की, कि पाई बॉन्ड इज देयर फॉर अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे कि आपके पास पाई बॉन्ड, डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन अ सिग्मा बॉन्ड, तो आप उसमें रिएक्टिविटी को जस्टिफाई करेंगे। अब हमने देखा कि ये रिएक्शन क्यों दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं, इनमें वजह क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना, पाई बॉन्डिंग का होना। ड्यूरिंग अ रिएक्शन it breaks comparatively easily, rendering alkenes as a reactive group of compounds। तो ये किसी भी रिएक्शन के दौरान ये इजीली ब्रेक कर जाएगा, और इजीली ब्रेक करने की वजह से आपके पास दे आर रिएक्टिव, इन्हें हम रिएक्टिव कहते हैं कि रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो इजीली रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। मजीद हम बॉन्डिंग को भी देखेंगे कि कैसे ये काम होता है। मोर ओवर, the loosely held pi electrons are more exposed to attack by the electrophilic reagents। अब जो loosely held pi electron है वो आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक reagent के सामने पेश हो सकते हैं कि वो उस पर अटैक करे, क्योंकि वो लूजली बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड नहीं है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियाई है। तो अल्कीन्स देयरफॉर अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली। तो अल्कीन्स आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दे सकता है। अब ये हमने यहाँ पर बात की कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली, तो अल्कीन्स आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दे सकता है। अब ये हमने यहाँ पर बात की कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स का अटैक बड़ी आसानी से होता है। अब ये रिएजेंट्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट टर्म हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट ये वहीं से निकला है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहेगा, फिलिक सर्च, तो दोज रिएजेंट्स विच इज इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी उन्हें कोई ऐसा मीडियम चाहिए जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर हो, तो ऐसे रिएजेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। तो वो खुद पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं जो जाकर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करते हैं। तो आसानी से अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस दे सकता है बिकॉज ऑफ द लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपसे वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि वाई अल्कीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली, तो देन भी आप रिएक्टिविटी ही इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें सारी बातें वाज़ेह हो जाएंगी। अब अगर इसकी बॉन्डिंग आप देखें, जैसे कि अल्कीन्स की क्लास का सबसे सिंपलेस्ट तरीन हमारे पास केस इथीन का होता है, और आपने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपने ये डायग्राम्स देखी थी जिसमें आपने देखा था कि ये इथीन की आपके पास सिग्मा बॉन्ड विद पाई बॉन्डिंग जो है ओवरलैपिंग पिक्चर है। तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, और ऊपर और नीचे अबव एंड बिलो द मेन एक्सिस आपके पास पाई बॉन्ड डेवलप हो रहा है। ये क्लाउड बना हुआ है पर्पल शेड के अंदर। अगर आप इसको कलेक्टिवली ले लें सिग्मा और पाई बॉन्ड को, तो आप ये देख सकते हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड, और दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स, यहाँ पर भी दो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड्स, और इन सिग्मा के ऊपर और नीचे पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जिसके इलेक्ट्रॉन्स एक्सपोज रहते हैं कि आने वाला मीडियम उस पर अटैक कर सके। तो ये है रिएक्टिविटी। ये जस्ट आपकी ईज के लिए कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से बिहेवियर ये शो करते हैं रिएक्टिविटी की टर्म्स में। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए, एक्सप्लेन व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। इन अदर वर्ड्स अल्केन्स की रिएक्टिविटी आप इसमें डिस्कस करेंगे कि वो कम रिएक्टिव क्यों हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलर नेचर की वजह से, जो आप फैक्टर्स इसमें बताएंगे। तो अल्कीन्स के लिहाज से आप शॉर्टली अल्कीन्स की रिएक्टिविटी बता सकते हैं कि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो ये आपके पास फीचर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अब रिएक्शंस अल्कीन्स किस किस तरह के रिएक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो ये 3 तरह के रिएक्शंस देते हैं। सबसे पहला जो ये रिएक्शंस दे सकते हैं वो है एडिशन रिएक्शंस, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, और तीसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट पर आते हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में आगे काफ़ी वेराइटीज़ हैं, 4-5 रिएक्शंस हैं। आज हम फर्स्ट रिएक्शन को स्टडी करेंगे। एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहली एडिशन पॉसिबल है अल्कीन्स के क्लास में, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड टू एन अल्कीन in the presence of a catalyst and at moderate pressure of 1 to 5 atm to give a saturated compound
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजनेशन क्या होती है? सिंपल अगर हम इसे देखें तो आपने अल्केन्स के अंदर भी पढ़ा कि हाइड्रोजनेशन एक ऐसा अमल होता है जिसमें आप किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं और वो रिस्पेक्टिव आपको क्लास बना कर देता है। तो हाइड्रोजन आप किसी भी अल्कीन या अल्काइन में ऐड किया करते थे, क्योंकि हम अल्कीन्स के रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अल्कीन में चूंकि डबल बॉन्ड होता है, उसमें आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कैटालिस्ट देंगे, कैटालिस्ट के साथ जो प्रेशर की कंडीशन देंगे 1 से 5 एटीएम, तो आपके पास जो अनसेचुरेशन है वो सेचुरेशन में बदल जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। और ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। इसीलिए जो हीट खारिज होती है उसे हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो आप इसमें डिफाइन करेंगे और एग्जाम्पल में वैल्यू भी लिखेंगे, जो आगे आप नेक्स्ट देखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन अल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड, तो उसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। यानी अल्कीन का एक मोल जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो उस दौरान जो हीट खारिज होती है वो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाती है। तो ये आपके पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अल्कीन्स के बिहाफ पर है। अब बायरेक्शन देख लेते हैं और इसके फीचर्स देख लेते हैं। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ मोस्ट ऑफ अल्कीन्स, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज अबाउट 120 किलो जॉल पर मोल फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी आपके पास एक मॉलिक्यूल में जितने डबल बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, हर डबल बॉन्ड के लिए स्पेसिफिकली 120 किलो जॉल पर मोल जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू है, आप उसे जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछ सकता है कि फॉर ईच डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल देयर इज अ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो वो वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो रहा है तो कैटलिस्ट तो मस्ट रिक्वायर होगा। जो कैटलिस्ट एम्प्लॉय किए जाते हैं, यूज होते हैं प्रोसेस के अंदर, उसमें पहला है जी प्लाटिनम, दूसरा है प्लेटियम और तीसरा है आपके पास रेनी निकल। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर यूज़ होता है। इससे मज़ीद हम आगे जाके देखेंगे। रेनी निकल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आपसे पूछेगा व्हाट इज़ रेनी निकल या हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, तो आप उसमें फाइन करेंगे और इसकी प्रोडक्शन बताएंगे। फिर इसके एडवांटेजेस भी आगे हम स्टडी करेंगे। तो रेनी निकल बेसिकली क्या है? इट इज़ अ सॉलिड कैटलिस्ट कंपोज्ड ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ निकल। यानी एक सॉलिड कैटलिस्ट होता है और निकल के इसमें फाइन ग्रेन्स पर यह मुश्तमिल होता है कंपोजिशन के लिहाज से। एंड इट इज़ यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इस्तेमाल होता है। इट वॉज डेवलप बाय एन अमेरिकन इंजीनियर मोरेरा ने, इसने डेवलप किया था, उसी के नाम पर इसको रेने निकल नाम भी रखा गया है। और इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग निकल एल्यूमिनियम अलॉय विद कास्टिक सोडा। यानी आप निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय को जब कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं, जिसे NaOH कहा जाता है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आता है? रेने निकल। अब ये देख सकते हैं आप रिएक्शन में आता है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट में आता है? रेने निकल। अब ये देख सकते हैं आप रिएक्शन में निकल और एल्यूमिनियम आपके पास ये अलॉय है इनका, और ये आपके पास NaOH जो है कास्टिक सोडा सोल्यूशन के साथ ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये मिलकर आपके पास क्या होगा कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, निकल सेपरेट हो जाएगी। जो इस सिस्टम से हमारे पास निकल आफ्टर द रिएक्शन हासिल होती है वो फाइन ग्रेन्स ऑफ निकल होते हैं, रेने निकल जिसे कहते हैं। और इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है और रिएक्शन जो है एज अ एक्टिविटी के लिहाज से हमें ज़्यादा रिजल्ट देता है। और बाकी कॉम्बिनेशन अगर हम बनाएं तो उसमें ये आ जाएगा NaAlO2, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। और तीसरी चीज़ जो खारिज होती है वो होती है गैस, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होती है 3/2। आप देख सकते हैं ये बैलेंसिंग के लिए लगाया गया है। 3/2 का मतलब है इस हाइड्रोजन का जो जब 2 इस फिगर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्चुअली ये 3 एटम्स बनते हैं हाइड्रोजन के, जो बैलेंसिंग के लिए हमें फ्रैक्शन में इसे लेना पड़ा। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन इसमें और 2 इसमें, 3, और इधर 3 बैलेंस करने के लिए आप जो है 3/2 लगा रहे हैं। तो एक्चुअली इट इज़ 3 हाइड्रोजन्स, क्योंकि 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। दिस इज रेने निकल। तो आपके पास वो पूछ ले कि रेने निकल कैसे प्रोड्यूस होती है, उसका मेथड क्या है, तो आप उसमें ये रिएक्शन भी लिखेंगे, आप बताएंगे, और साथ ही साथ फिर इसकी एग्जांपल्स कोट करेंगे कि इसका इस्तेमाल करके हम किस तरह से जो है डिफरेंट क्लासेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, मोस्ट अल्कीन्स आर हाइड्रोजनेटेड ओवर रेने निकल एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड अप टू 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर। कंडीशंस क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग टेम्परेचर देते हैं और 3 atm प्रेशर देते हैं, तो आपके पास ये प्रोसेस प्रोसीड करता है। तो मजीद हम इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली देखेंगे। ये आपके पास है एक स्ट्रक्चर जिसमें दिस इज कॉल्ड दी 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। 1 पर आपके पास डबल बॉन्ड है। अब जहां पर डबल बॉन्ड है आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल वही रहने निकल डालेंगे, सेम बिहेवियर, और हीट करेंगे। बहुत हम पहले कंडीशन बता चुके हैं। तो ये हाइड्रोजन ब्रेक होगी, एक इसके पास चली जाएगी और एक इस कार्बन के पास चली जाएगी। तो रिजल्ट में होगा क्या कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोनों को हाइड्रोजन मिल गई। अब ये 5 कार्बन वाला ये स्ट्रक्चर है और ये 5 कार्बन आपके पास ब्रांच की फॉर्म में जुड़ी हुई है, तो इसे हम आइसोपेंटेन कह रहे हैं। तो इस तरह से आप अनसेचुरेशन को सेचुरेशन में बदल सकते हैं बाय यूजिंग दी हाइड्रोजनेशन। इसके अलावा अगर आप एक साइक्लिक सिस्टम की बात करें, एरोमेटिक सिस्टम की बात करें, तो ये बेंजीन है जो एक 6 मेंबर रिंग है विद 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो जितने आपके पास डबल बॉन्ड होंगे उतने ही हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे। यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड था, आपने एक ही मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया। यहाँ पर 1 2 3 डबल बॉन्ड्स हैं बेंजीन के केस में, तो आप 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जो टोटल 6 एटम्स बनेंगे और हर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 एटम्स चाहिए होंगे। तो इस तरह टोटल 2 इसके लिए 4 हो गए और ये 5 6 कंप्लीट हो जाते हैं। तो निकल की मौजूदगी में ये आपके पास अनसेचुरेशन से सेचुरेशन में कन्वर्ट हो गया, जो कि बेंजीन से आप आफ्टर दी हाइड्रोजनेशन ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हाइड्रोजनेशन वर्कआउट करती है अनसेचुरेशन को सेचुरेशन में बदलने के लिए। अब एप्लीकेशंस की बात करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं वो आपसे कि व्हाट इज रेनिन निकल और व्हाट इज हाउ इट इज प्रोड्यूस, या इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, और या आपसे हाइड्रोजनेशन के इफेक्ट्स या एप्लीकेशंस पूछ सकते हैं तो आप उसमें लिखेंगे। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स इज यूज इन द लेबोरेटरी एज वेल एज इन इंडस्ट्री। इसे लैब में भी यूज़ किया जाता है और इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री की जनरल बात करें तो ओवरऑल इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरेशन ऑफ द वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स। ये आपने सेबेटियस सेंडन रिएक्शन में भी पढ़ा कि हम जो है वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसेचुरेटेड मीडियम होता है उससे घी बना सकते हैं सेचुरेटेड। तो ये हमारे पास एक बेस्ट एप्लीकेशन है। इसके अलावा द रिएक्शन इज जनरली क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव है कि जितने बॉन्ड्स होंगे उसके हिसाब से आप क्वांटिटी यूज करेंगे। अब इस क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ रिएक्शन की वजह से इसे लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है एनालिटिकल टूल के तौर पर, यानी एनालिसिस के लिए, तो वहां पर यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज ए सिंथेटिक मैथड इन लेबोरेटरी। तो सिंथेसिस में भी इसका एक अहम रोल है जहां पर हाइड्रोजनेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये आपके पास एडिशन की एक टाइप थी। आज हम एक ही टाइप पढ़ेंगे, मजीद फिर देखेंगे। आप प्रैक्टिस जारी रखें। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर बी, राइट स्केलेटन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर बी, write skeleton formula showing only the arrangement of carbon atoms for all the possible alkenes of the molecular formula C5H10। वो कहता है कि आपके पास ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके मुताबिक आपने कार्बन एटम्स को अरेंज करना है और पॉसिबल अल्कीन्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो अपने शो करने हैं। एक्चुअली वो आपसे आइसोमर मांग रहा है। तो आपके पास सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि आपने 5 कार्बन ओपन फॉर्म में लिंक किए, फिर आपने 10 हाइड्रोजन पूरे कर लिए। तो जब आप पूरे करेंगे जैसे 3 5 6 7 8 9 10, अब आपके पास पॉसिबिलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब आप हाइड्रोजन इतने लगाएंगे तो ये इसकी जो अगर आप वैलेंसी देखें तो ये मुकम्मल है, 4 बॉन्ड्स। ये भी 4 बॉन्ड्स बना रही है, ये कार्बन भी 4 बॉन्ड्स बना रही है। ये कार्बन जब एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा और एक बॉन्ड आप बनाया हुआ होगा आपने, तो 1 2 3 बॉन्ड बना रही होगी, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ डबल बॉन्ड लगाना है, चाहे वो यहाँ से शुरू करें या वो यहाँ से शुरू करें, वो कोई इशू नहीं है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप जहाँ से राइट या लेफ्ट कहीं से भी डबल बॉन्ड लगाकर इतने एटम्स को आपने मुकम्मल करना है। जब हम डबल बॉन्ड लगाते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है 1 पेंटीन। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास आइसोमर के लिहाज से ये है कि हम ऐसी अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये डबल बॉन्ड इधर लगाने की बजाय आप नेक्स्ट पे लगा लें, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, तो ये 2 पेंटीन बन जाएगा। अब तीसरी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, अगर आप आगे शिफ्ट करेंगे तो वो यही सेम स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अब हमारे पास 5 चेन के साथ तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी। अब हम सीधी लीनियर फॉर्म में 4 कार्बन रखेंगे और एक को एज अ जो है सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देंगे ब्रांच की फॉर्म में।
तो आपके पास डबल बॉन्ड फर्स्ट लोकेशन पे लगाएं तो हमारे पास स्ट्रक्चर का नेम क्या बनेगा, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, क्योंकि यहीं से नंबरिंग करनी है डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर देने के लिए और सब्सिट्यूएंट को भी। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनेगी। अब इसी स्ट्रक्चर के साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां से उठाकर यहां ले जाएं, जैसा कि यहां पर हमने किया। तो इस स्ट्रक्चर का नेम क्या बना, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ये भी चेंज आ गया। अब एक और पॉसिबिलिटी का आप इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दें, तो जो नेक्स्ट में आप कर सकते हैं, और उतने ही कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन रहेंगे। जब डबल बॉन्ड हमने शिफ्ट किया तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। तो यही इसके फाइनल पॉसिबल फीचर्स थे जो जिसके साथ ये कार्बन 5 और हाइड्रोजन 10 जो कि एल्कीन क्लास से ताल्लुक रखते हैं वो अरेंज हो सकते थे। तो ये ही पॉसिबल आइसोमर्स थे जो हम इससे देख सकते थे। तो ये इस तरह से आप किसी भी आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स, फार्मूला आपके सामने हो, आप स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो आपने रिटर्न प्रैक्टिस रखनी है, क्योंकि आगे बहुत सारे रिएक्शंस आएंगे जिनके मैकेनिज्म्स और कैटलिस्ट टेम्परेचर आपने याद करने हैं। एक ही तरीका है, एक ही आसानी है आपके लिए, जितना लिखेंगे उतना ही कम है, और जितनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे उतना ही आपको ये फ़ायदा देगी, और स्लोली स्लोली आपके अंदर ये चीज़ें ऐड होना शुरू होंगी। एकदम जो है हेस्ट मेक्स वेस्ट वाला काम नहीं करना, आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।